हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, पशु परिचर के लिए हम एवरीडे साइंस दैनिक विज्ञान वाले टॉपिक्स कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा है वो इस लेक्चर को देख लें, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो आ जाइए इस चैप्टर का पार्ट 2 करते हैं। उससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखो, पशु परिचर के लिए हमारे चैनल पर आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई गई है। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज पेड है। अगर इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8118816110। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके टेस्ट सीरीज के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखो, पशु परिचर का जो आपका एग्जाम है वो 21, 22, 23 और 24 सितंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपके पास में मतलब सफिशिएंट समय है जिसमें आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और लोगों से आगे निकलने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब देखिए, जो आपका पाठ्यक्रम है 2 भागों में बांटा गया, भाग ए और भाग ब। जो भाग ए है वो 70% कवर करेगा, जिसमें आपके 105 क्वेश्चन होंगे और 105 नंबर का ही ये आपका पेपर रहेगा। ठीक है, इसी के अंदर जो दैनिक विज्ञान वाला सेक्शन है ये हम इसको पहले कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट कराया जा सके। और भाग बी में आपके 45 क्वेश्चन रहेंगे और 45 ही नंबर का रहेगा। तो इस पर भी हम जल्दी आपके लिए लेक्चर ले आएंगे भाग बी पर। बस हमें आपके कमेंट्स की ज़रूरत है। अगर आपके सफिशिएंट कमेंट आते हैं तो हम इस पर जल्दी ही आपको लेक्चर्स अवेलेबल करा देंगे। पूरा का पूरा आपको बहुत ऑथेंटिक तरीके से कराएंगे, जिससे आप ये 45 में 45 नंबर स्कोर कर सके। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हम इसमें देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन वाले टॉपिक में चैप्टर 1 देखेंगे। ये वाला मतलब चैप्टर 1 का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन तक हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में मेटल्स एंड नॉन मेटल हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देखिए, जाते जाते हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो आज इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, एक क्वेश्चन दिया था ये होमवर्क के लिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब और किसने की थी। तो देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। चैडविक ने किसकी खोज करी थी और गोल्डस्टीन ने किसकी खोज करी थी? इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इन पे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनके आंसर जिन बच्चों ने नहीं दिए वो इनके आंसर दें। देखो, आपको ही आंसर देना है जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर फिजिकल चेंज। देखो, फिजिकल चेंज क्या होता है? जब आप किसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसे फिजिकल चेंज बोला जाता है। केमिकल चेंज क्या होता है? जब आप किसी पदार्थ की केमिकल जो संरचना है उसमें परिवर्तन लाते हैं, उसे केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है। फिजिकल में क्या होता है? आप उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब जो अवस्था है वही चेंज होती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। अब देखो, जब भी आपको किसी भी पदार्थ की अवस्था को चेंज करना है तो उसमें टेम्परेचर और दाब, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको अप्लाई करेंगे तो आप उसकी फिजिकल केमिकल चेंजेस, फिजिकल या केमिकल चेंज उसमें कर सकते हैं। टेम्परेचर एंड दाब, ये 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं किसी की भी अवस्था को चेंज करने के लिए। ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए, कोई किसी की भी अवस्था को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? जैसे गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये ट्रायंगल मैं आपके लिए बताता हूँ, इसको इस तरीके से याद कर लें, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऊपर लिखें गैस, यहाँ लिखें सॉलिड, यहाँ लिखे लिक्विड। ठीक है, अब देखिए, ये जो गैस है, गैस को आपने सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो गैस क्या है? डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। ये एक पॉइंट अच्छे से याद रखें। सबसे पहले यही बता रहा हूं आपको कि गैस को हम सॉलिड में डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। गैस को पहले लिक्विड में चेंज किया जाता है, उसके बाद ये सॉलिड में चेंज होता है, और इसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन बोला जाता है। सॉलिड को आप गैस में चेंज करते हैं तो उसे बोला जाता है सब्लिमेशन। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, अगर गैस को आप लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो बताइए क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ठीक है, और लिक्विड को आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। अब देखो, सॉलिड को अगर आप लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो बताइए क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे मेल्टिंग, मेल्ट करना। ठीक है, MELTING। और यहां पर लिक्विड को चेंज कर रहे हैं सॉलिड में तो इसे बोलेंगे फ्रीजिंग।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। लिक्विड को जब आप सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग, और सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो मेल्टिंग बोला जाता है। सॉलिड को अगर गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सब्लिमेशन बोला जाता है। गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो कंडेंसेशन बोला जाता है, और अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इवेपोरेशन बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इंग्लिश में टर्म्स याद कर लें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मान लीजिए आपको गैस को सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते डायरेक्टली, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखें। परंतु गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने का डिपोजिशन बोला जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए क्वांथांकन, बताइए क्वांथांकन क्या होता है? गलनांक और वाष्पीकरण। क्वांथन वह अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, लिक्विड को उबाला जाता है और जिसमें वो उबलने लगता है उसी फॉर्म को क्या बोलते हैं? क्वांथांकन बोलते हैं। जब कोई, जैसे मान लीजिए अपना पानी है, पानी को गर्म किया और वो जो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है उसे ही क्वांथांकन बोला जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। गलनांक मेल्टिंग हो गया, वाष्पीकरण इवेपोरेशन हो गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो ये पूरी जो इक्वेशन बनाई है, जैसे ठोस, ठोस को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करने को सब्लिमेशन बोला जाता है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई हैं जो मैंने ये ट्रायंगल में करके बताई हैं आपको, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा पर ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए इस ट्रायंगल के हिसाब से इसको याद कर लें जिससे आप एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन में ना रहे। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग का सिंपल सा मतलब है ठोस को द्रव में बदलने देने को मेल्टिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आइस है, बर्फ है, उसको आपने पिघलाया तो वो क्या होगा? लिक्विड में चेंज हो जाती है, मतलब ठोस अब लिक्विड में चेंज हो गया, तो अपन क्या बोलते हैं? मेल्ट हो गया। इवेपोरेशन को क्या बोला जाता है? इवेपोरेशन पानी होता है, पानी पे धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, हीट के कारण पानी क्या बन जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे इवेपोरेशन बोला जाता है, ऐसे याद रखें। ठीक है, संघनन कंडेंसेशन का मतलब है जो आपका जो गैस है, गैस अब लिक्विड में बदल रही है, मतलब बरसात हो रही है, बरसात मतलब पानी गिरता है, ऊपर बादल हैं, वो गैसेस फॉर्म में, तो वो नीचे पानी बन के गिर रहे हैं, तो कंडेंसेशन, ऐसे याद कर लें। ठीक है, पिंडनन मतलब फ्रीजिंग, अभी आपको बता ही दिया है कि लिक्विड को ठोस में चेंज किया जाता है। और सब्लिमेशन का सिंपल सा मतलब है जब किसी ठोस को सीधा ही गैस में बदल दिया जाता है तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है, जैसे कि कपूर, नौसादर, नेफ्थलीन, आयोडीन आदि को सब्लिमेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैंने आपको पहले ही बताई है कि किसी भी गैसीय पदार्थ को सीधे ठोस में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। और जब पदार्थ की अवस्था बदल जाती है तो अवस्था के साथ साथ उसके गुण भी बदल जाते हैं। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं? पदार्थ जो एलिमेंट्स हैं उनको दो परिवर्तन होते हैं, कौन सा? एक तो फिजिकल चेंज होगा, दूसरा केमिकल चेंज होगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। फिजिकल परिवर्तन क्या होते हैं? वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों के भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन आता है, उसकी केमिकल जो गुण है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे फिजिकल चेंज बोला जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें केमिकल चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वही बदलता है, उसको हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखो, फिजिकल जो चेंज होता है इसमें क्या होता है? आपने किसी के फिजिकल चेंज कर दी, जैसे मतलब सोना को पिघलाया, पिघलाने के बाद में आपने उसका हार बना लिया, तो वापस से आप उसको पुरानी फॉर्म में ला सकते हो। ठीक है, इसमें फिजिकल चेंज में आपने कोई नई फॉर्म क्रिएट करी है तो नई से उसको वापस से पुरानी फॉर्म में ले जा सकता है, परंतु केमिकल जब एक बार चेंज हो जाती है तो उसको वापस से उसकी पुरानी फॉर्म में नहीं ले जा पाते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो इसके उदाहरण है, सोने व धातु का पिघलना। ठीक है, किसी भी मतलब मेटल का आप पिघलाते हैं तो वापस से आप उसको उसी फॉर्म में लेके जा सकते हैं, तो फिजिकल चेंज हो गया। कांच का टूटना, शक्कर, नमक, मिट्टी पानी के अंदर घुलना, ये इंपॉर्टेंट है, याद करें इसको, है ना। लोहे का चुंबक में बदलना, लोहा अगर चुंबक में बदल गया तो ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज के अंदर आता है, ये याद रखना है। ठीक है, संघनन, आवसन, ऊर्ध्वपातन, है ना, ये सब क्या है? फिजिकल चेंज है। बल्ब का जलना, मोमबत्ती का पिघलना। अब देखो मोमबत्ती का जलना नहीं कह रहा, मोमबत्ती का पिघलना कह रहा है। मोमबत्ती अगर पिघल रही है तो फिजिकल चेंज है और मोमबत्ती अगर जल रही है तो वो केमिकल चेंज है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो भौतिक परिवर्तन के गुण। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आयतन, अवस्था, ताप, घनत्व, रंग आदि में ही परिवर्तन आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये परिवर्तन कैसे होते हैं? टेम्परेरी नेचर के होते हैं, अस्थायी होते हैं, और ये क्या होते हैं? रिवर्सेबल होते हैं। फिजिकल चेंज वाले उत्क्रमण ये होते हैं, इसमें आप इनको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब आज ये केमिकल चेंज देखते हैं। देखो केमिकल चेंज में क्या है? पदार्थों का वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों की अवस्था के साथ साथ उसमें रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं,
उन्हें क्या बोलेंगे, देखो अवस्था भी चेंज हो गई, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गई, तो ये केमिकल चेंज कहा जाता है। जब पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए लगाई गई भौतिकीय राशि हटा दी जाए तो पदार्थ को पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट कर नहीं आता है। इस प्रकार के परिवर्तन को ही रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। उदाहरण, लकड़ी का जलना, दूध से दही बनना, कच्चे फलों का पकना, सब्जियों का मुलायम होना, भोजन का पचना, मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग लगना। ठीक है, ये लोहे पे जंग लगना क्या हो गया, केमिकल चेंज है। आवेशन, दहन, किण्वन, ठीक है, पेट्रोल डीजल आदि का ईंधन का जलना, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। आप इनको वापस से पुरानी फॉर्म में नहीं ला सकते, ऐसे थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी लोहे की जो छड़ है उस पर जो जंग लगती है, उससे क्या होता है, जो लोहे की छड़ है उसके भार में क्या होता है, वृद्धि होती है, कमी होती है। तो उसके भार में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन के कारण लोहे की छड़ पर जंग लगती है। ठीक है, तो लोहे की छड़ पर जंग रोधी बनाने के लिए किसका चूर्ण लगाया जाता है, जिंक की कोटिंग की जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, गैल्वेनीकरण या यशद लेपन कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आ जाइए यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज। अब देखिए केमिकल चेंज किस किस प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजक अभिक्रिया। संयोजक का मतलब है आप इसमें अलग अलग कंपाउंड्स को जोड़कर नया कंपाउंड बना रहे हैं, उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे CaO प्लस H2O को मिला के CaOH2 बनाते हैं, तो इसे बुझा हुआ चूना बोल सकते हैं। आपने C प्लस O2 मिलाया तो ये क्या हो गया, CO2 हो गया, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे बुझा हुआ चूना CaOH2 का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। जब यह चूर्ण CO2 के संपर्क में आता है तो CaCO3 का निर्माण होता है और इससे क्या होता है, दीवारों पे चमक आती है। तो दीवारों पे चमक के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे याद रखो, CO2 है ना, O2 CO2 है ना, O3 और H2O। बताइए इनमें से किसकी जरूरत है दीवारों पे चमक लाने के लिए, तो CO2 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से आपसे ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, अब देखो वियोजक। वियोजक अपघट मतलब मैंने आप क्या कर रहे हैं, आपने पहले क्या करा, अलग अलग कंपाउंड को जोड़ा। अब एक कंपाउंड है उसमें से आप बाइफर्केट कर रहे हैं, उसमें से अलग अलग कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, वियोजक बोल लीजिए, अपघटक बोल लीजिए। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बुझा हुआ चूना था, इसमें क्या हुआ, हमने इसको ऊष्मा दी, ऊष्मा से बुझा हुआ चूना बाहर निकाल दिया और CO2 अलग कर दिया। तो इस तरीके से आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन एक तत्व द्वारा दूसरे तत्व के यौगिक विलय से विस्थापन करना ही विस्थापित मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसको विस्थापन अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जिसमें आप क्या करते हैं, एक रिएक्शन में नई चीज जोड़ते हैं और एक चीज को अलग कर देते हैं, तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लीजिए ये आयरन हो गया, ये कॉपर हो गया, कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन कॉपर ये SO के साथ तो रिएक्शन कर लेगा और कॉपर को बिल्कुल अलग कर देगा। ठीक है, तो FeSO4 और यहाँ पे Cu अलग हो जाएगा। जिंक CuSO4 में कॉपर क्या हो, अलग हो जाएगा और SO4 जिंक के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ये दोनों अभिक्रियाएं अच्छे से याद करने की कोशिश करें, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं कि इनमें से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये एक कंपाउंड है, ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, आयरन के साथ में रिएक्ट करा तो कॉपर अलग हो गया, ऐसे याद कर लें। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखें, जिंक, आयरन, Pb मतलब लेड एंड Cu मतलब कॉपर, ऐसे याद करें। धातु से अधिक क्रियाशील होते हैं, अतः ये कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी जिंक, आयरन, लेड है ना, Pb क्या होती है, लेड होती है, ये याद करनी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, और ये तीनों क्या है, जिंक, आयरन एंड लेड, ये कॉपर से ज़्यादा अधिक क्रियाशील होते हैं और जब भी कॉपर के साथ में कोई रिएक्शन है तो उस कॉपर को ये अलग करके उसके साथ में खुद रिएक्शन कर लेते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, कॉपर को बाहर निकाल देते हैं, ऐसे याद रखें। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए ये सासू माँ है, ये ससुर जी हैं, ये इनका बेटा है, जब ये शादी करके आई एक लड़की, ठीक है, जब घर में आई तो इसने क्या करा, सासू माँ को डिस्प्लेस कर दिया और खुद यहाँ पर आ गई। ठीक है, सासू माँ डिस्प्लेस हो गई यहाँ से, मतलब एक फनी वे में याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ऐसा होता कहीं कहीं होता भी है ना, होता है या नहीं होता, चलो आप बताओ, ऐसा होता है कि नहीं, कि जब बहू आती है तो सासू माँ को डिस्प्लेस कर देती है या नहीं करती है, बताइए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब देखिए प्रश्न के पॉइंट नंबर 4, द्विविस्थापन अभिक्रिया।
जब दो तत्व का आपस में एक दूसरे यौगिक से विस्थापन होता है तो उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Na2SO4 BaCl2 प्लस AQ, तो फिर इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें देखो ये Ba जो ये वाला B है ये SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा, BaSO4, ठीक है। बेरियम सल्फेट, इसे क्या बोले जाएंगे, ये सोडियम सल्फेट हो गया, ये बेरियम सल्फेट हो गया, ठीक है। बेरियम क्लोराइड हो गया, Cl2 है ये, है ना। तो बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या हो गया, बेरियम ने तो सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर लिया, ठीक है, और सोडियम किसके साथ में, कैल्शियम के साथ में रिएक्शन कर लेगा, तो ये जलीय व नमक हो जाएगा, NaCl हो जाएगा, 2NaCl, ठीक है, इसे नमक बोला जाता है। आगे चलते हैं। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक कारकों के बीच जो आयन्स होते हैं उसका आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि एकल विस्थापन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तब देखो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पे देखो दोनों ने, ये बेरियम और यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ पर सोडियम और यहाँ पे सल्फेट ने अलग अलग इन दोनों के साथ में रिएक्शन किया, तो ये दो विस्थापन अभिक्रिया हो गई, दो कंपाउंड्स एक दूसरे को रिप्रेस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इस अभिक्रिया में जल में अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है जिसे आवेशक कहते हैं, ये आवेशन अभिक्रिया भी कहलाती है। ऊष्माशेषी अभिक्रियाएं, ऊष्माशेषी कौन सी होती हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है, जो ऊष्मा मतलब जो हीट दी जाती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ऊष्माशेषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे N2 + O2 तो 2NO बनता है, ठीक है। तो इसमें 43.2 KCl ऊष्मा का कंजप्शन हो गया है। ऊष्माक्षेपी, ठीक है, जो ऊष्मा रिलीज करते हैं वो वाले कौन से होगा, वह अभिक्रिया जिसके पश्चात ऊष्मा या ऊर्जा का उत्पन्न होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे 2H2 + O2 = 2H2O 136 KCl, ठीक है। उदाहरण, प्राकृतिक गैस का दहन, शाक सब्जियों का विघटन होकर क्या होता है, कंपोस्ट बनाना होता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। श्वासन जैसे हम जो ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, हवा मतलब जो एयर हम इनटेक कर रहे हैं फिर उसको वापस बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, अंदर लेना बाहर करना, जो हवा मतलब सांस लेना है ना, श्वासन या सांस लेना बोल लीजिए, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई कि इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसमें निम्न विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करना। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, जैसे 2Mg + O2 + 2MgO, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ में हमने मैग्नीज को रिएक्ट करवाया है। तो हाइड्रोजन का अभिक्रिया से वियोजन पृथक होना, जैसे H2S, H2 और S को अलग कर देना, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। परमाणु आयन द्वारा त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो जो परमाणु या फिर कोई आयन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज कर देना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। परमाणु एटम्स के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन्स को त्यागा जाता है तो उसे ही ऑक्सीकरण कहा जाता है। इस क्रिया में धनावेश बढ़ जाता है और नेगेटिव कम हो जाता है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन्स का बलिदान दिया है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को त्यागा जाता है, तो फिर आपके जो प्रोटॉन्स है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, प्रोटॉन्स बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन में, और यहीं से ये पूछा जाएगा, बाद में आप कंफ्यूज ना हो तो ऐसे याद रखें, जब भी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, ऊपर का जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज वो कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन आ रही है, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखो Fe और ये पूरी रिएक्शन करके बताइए, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। जिन पदार्थों में ऑक्सीकरण होता है उन्हें अपचायक कहा जाता है, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, रिड्यूस कर रहा है। तो ये हम क्या बोलेंगे, जिन भी पदार्थों में ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक कहलाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, किसी पदार्थ परमाणु में उपस्थित आवेश की संख्या को ही ऑक्सीकरण की संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या का मतलब है परमाणुओं की जो मतलब परमाणु में उपस्थित आवेशों की संख्या को ही ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है, कि भाई उसमें कितने आवेशों की संख्या है वही उसका ऑक्सीकरण संख्या है, ऐसे याद कर ले, ठीक है। याद करने के लिए तो आपको याद तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको रिएक्शन को करके बताया, जैसे कि MnO4 में Mn पर 7 चार्ज है, ठीक है, तो आवेश उसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर K पर +1 M पर +7 आवेश है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखो रिडक्शन, अपचयन। अपचयन क्या होता है, अपचयन होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी और प्रोटॉन की संख्या कम हो जाएगी,
ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना। जब भी ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, प्रोटॉन्स कम होते हैं, ठीक है। तो इसे वियोजक कहा जाता है। हाइड्रोजन का अभिकरण से जुड़ना, जैसे H प्लस H2S बन जाएगा, या CO2 में से C प्लस O2 का बाहर निकलना। तो कार्बन और ऑक्सीजन है, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से कार्बन को बाहर निकाल दिए, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दीजिए, तो ये क्या रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो क्या करता है, ग्रहण करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले थे, अब इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा, और प्रोटॉन जो उसमें बढ़े थे वो वापस से इसमें कम हो जाएंगे। धनावेश में कमी व ऋणावेश में वृद्धि हो जाती है। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। धनावेश मतलब जो पॉजिटिव चार्जेस हैं प्रोटॉन्स हैं वो कम होते हैं, और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्जेस हैं उसकी बढ़ते हैं जब भी रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। जिन पदार्थों का अपचयन होता है उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। ध्यातव्य रहे, कुछ पदार्थ जैसे H2S, H2O2, SO2 ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों की तरह ही कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही की तरह कार्य करते हैं। कौन से, H2S, H2O2 और SO2, ठीक है। ये तीनों याद कर लेना। अब देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लें। देखो ऑक्सीडेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, धनावेश में वृद्धि होगी, ऋणावेश में कमी होगी। तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो रहे हैं और यहाँ पे ऋणावेशों में कमी हो रही है। तो सेम ही बात कह रहा है, इलेक्ट्रॉन में कमी, ऋणावेश में कमी, धनावेश में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स में वृद्धि होगी, है ना। ऑक्सीजन का जुड़ना होता है इसमें, और हाइड्रोजन का हटना होता है। ऋण विद्युत तत्वों का जुड़ना होता है, और धन विद्युत तत्वों का हटना होता है। जब मान लीजिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो धन विद्युत तत्वों का हटना है यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, धनावेश में कमी आ जाएगी, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी कमी होगी, ऋणावेश में वृद्धि होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन में वृद्धि है, नेगेटिव चार्जेस में भी वृद्धि है, धनावेश में कमी है। ऑक्सीजन का यहाँ पे हटना होता है, इसीलिए रिडक्शन बोल रहे हैं। ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन कम हो रही है तो उसे रिडक्शन बोल रहे हैं, ऐसे याद कर लीजिए। हाइड्रोजन का जुड़ना होता है यहाँ पर, ठीक है। जब भी रिड्यूस करेंगे तो ऑक्सीजन तो क्या होता है, हटता है, और हाइड्रोजन जुड़ती है। अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हाइड्रोजन हट जाएगी, ऐसे याद करें, है ना। दो चीज़ों को एक साथ लिंक करके याद करने की कोशिश करेंगे, आपको याद रहेंगे, ऋण विद्युत तत्वों का हटना और धन विद्युत तत्वों का जुड़ना, ठीक है। अब आ जाइए रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण व अपचयन, है ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही क्रियाएं एक साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। देखो यहाँ पे एक ये नाम देखो, इसमें से री लो, RED ले लो, ठीक है, और ये ले लो DOX, ठीक है। तो ये OX तो यहाँ से ले लिया और RED यहाँ से ले लिया, इसे बोला गया रिडॉक्स। ये रही रिडॉक्स, ठीक है, रिडॉक्स। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ हो रहे हैं, ऐसे याद कर ले, नाम में छुपा हुआ है पूरी डेफिनेशन का सार, ठीक है। तो ऑक्सीकरण और यहाँ पे अपचयन, नीचे रिडक्शन हो रहा है। तो ये देख सकते हैं ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, H2 जैसे CuO प्लस H2, इसमें टेम्परेचर मतलब हीट दिया तो Cu अलग हो गया और H2O ये जुड़ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है और Cu अलग हो रहा है। तो इस तरीके से ये रिड्यूसिंग भी है और साथ में ऑक्सीडाइजिंग भी है, तो दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, जहां CuO ऑक्सीजन त्यागता है, इसका अपचयन हो रहा है, और H2 ऑक्सीजन ग्रहण करता है, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यही चीजें ऊपर वाली बताई यहाँ पर। अब देखिए संरक्षण, यह क्या होता है, कोरोजन ऑफ मेटल, ठीक है। तो यह ऑक्सीकरण अपचयन देखो कोरोजन ऑफ मेटल का मतलब है कि किसी मेटल पे जंग लग रही है, ठीक है। तो अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपचयन कौन सी होती है, जिसमें रिडक्शन होता है, ठीक है। अपचयन को हिंदी में क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। कोरोजन ऑफ मेटल में दोनों ही काम हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन भी तो हो रहा है यार, ये देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों का हो रहा है। तो जिसमें धातु वायुमंडल की O2 व नमी से क्रिया कर अवांछनीय पदार्थ में बदल जाते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, चांदी पर काली परत चढ़ना। तो अपन इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन हो गई है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ हो रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखें। अब देखो विकृत गंधिता,
तो किसी मेटल में से जैसे तेल व वसा है ना, जो ऑयल और फैट का अपचयित रिड्यूसिंग होता और विकृत गंधिता कहलाती है। इसमें तेल व वसा का स्वाद व गंध बदल जाती है। विकृत गंधिता रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकरण मिलाए जाते हैं, ठीक है। मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं, जिससे जो तेल है या फिर कोई वसा है, फैट है, उसमें जो स्मेल आती है, ठीक है, डर्टी स्मेल आती है, तो उनको रोका जाए, ठीक है ना। चिप की थैली में पैकिंग के समय ऑक्सीकरण को हटाकर उसकी जगह पर नाइट्रोजन गैस काम में ली जाती है। चिप्स जो होते हैं, जो अपन फूड पैकेजिंग में काम करते हैं, जैसे चिप्स हो गए, पॉपकॉर्न्स हो गए, ठीक है, कुरकुरे हो गए, तो इनके साथ में क्या होता है, इनमें से ऑक्सीजन को तो बाहर निकाल जाता है और इसके अंदर नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। देखो अभी जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हुआ था थोड़े दिन पहले, तो उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन ही पूछा गया था, यही लाइन लिखी हुई थी, चिप्स की थैली की पैकेजिंग के समय ऑक्सीजन को हटाकर कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये नाइट्रोजन गैस। ये सीधे सीधे यहीं से वो क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये ध्यान रख सकते हैं, ताकि चिप्स का अपचयन ऑक्सीकरण नहीं हो सके, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक हमने आज का चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम इसका मेटल से नॉन मेटल वाला पार्ट करेंगे। तो जाते जाते आपको बताना है एक कोई भी, ठीक है, रेडॉक्स की रिएक्शन लिखनी है, रीडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स की रिएक्शन लिखनी है। साथ में आपको ये बताना है सब्लिमेशन क्या होता है। ये दो क्वेश्चन है आपके लिए, सब्लिमेशन के बारे में बताना है और रेडॉक्स की रिएक्शन क्या होती है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।